Hello everyone, I welcome you all on behalf of Saraswati Shikshan Sadhanariko, Chiriganganagar. Admissions are open for the session 2020-21. Today we are going to start chapter number 3, Current Electricity, class 12th, Cause of Resistance. Thank you. Good morning, class 12th. Today we are going to start our chapter number 3. The name of chapter is Current Electricity, as you know. But first of all, we are going to start the definition of electric current. तो क्लास 10th में रिमाइंड किया आपने, क्लास 10th में जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर आपने डेफिनेशन पढ़ी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की. वो डेफिनेशन क्या थी? I इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी. ये चीज़ आपको पता है. ओके, यू ऑल नो I इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी. तो आज जो करंट की डेफिनेशन है वो भी वही है, चेंज नहीं हुई है. ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ करंट I इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी. ये बनी आपकी करंट की डेफिनेशन. आपको इसके नोट्स प्रोवाइड किए हुए, तो आप पहले नोट्स को रीड कर सकते हैं और साथ साथ में ये नोट्स भी देख सकते हैं. ठीक है, क्या कहता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस. जो करंट है बेसिकली हम क्या ज्यूम करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से. इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो करंट फ्लो होता है. ओके, तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला लिख दिया इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, और क्यू का फॉर्मूला क्या लिखा? क्यू इज इक्वल्स टू माइनस में एन ई ओवर टी. क्यू इक्वल्स टू माइनस में एन ई ओवर टी. ये एन क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या हो गया? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. तो थोड़ी आपकी हायर क्लास है, इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर. करंट की जो ऐसा यूनिट है एम्पियर, दैट इज ए. इस चीज़ को अगर आप ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं तो मैंने 10th क्लास में लेक्चर लगाया हुआ है एक. ठीक है, वो लेक्चर भी आपको इसके साथ में अटैच कर दूंगा, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी. ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है. करंट हो गया एम्पियर. ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से आई का फॉर्मूला क्या था? क्यू ओवर टी था. ओके, तो 1 एम्पियर करंट क्या हुआ? अगर कोई आपसे पूछे भी 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो आप क्या बोलोगे? भी 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होता है? तो हमें बोलना है 1 एम्पियर ऑफ करंट इज इक्वल्स टू कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा हो किसी भी कंडक्टर में से. ओके, तो उसे क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर ऑफ करंट. तो 1 कूलम सेकंड इनवर्स. जब सेकंड ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा सेकंड. ओके, द डिवाइस इज यूज टू मेजर करंट इज एमीटर. जो करंट है उसको करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस काम में आती है उसे क्या बोलते हैं? एमीटर. ठीक है, और उसके बाद लास्ट में कहता है ट्रेडिशनली करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बॉडी. बिल्कुल सही बात है. जो करंट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये चीज़ क्यों होती है? ठीक है, ये एक नेचर का रूल है. क्या ये नेचर का रूल है? इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक सा एग्जांपल समझना पड़ेगा. भाई व्हाट इज द रूल ऑफ नेचर? तो नेचर का यही रूल है भी हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर मूव होता है. ओके, तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ. भाई जैसे भी आप कोई भी एग्जांपल जिसको जब आप स्टडी करते हैं, भाई नेचर के रूल के हिसाब से आप क्या बात करेंगे? भाई जैसे मान लो अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है. ओके, और बाहर मान लो विंटर्स का मौसम है. विंटर का मौसम है तो विंटर में मान लो बाहर का टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो हम क्या करेंगे? हम जो नेचर का रूल क्या कहता है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. हमेशा बॉडी का टेम्परेचर मूव होता है. बॉडी की बात नहीं है, किसी का भी टेम्परेचर हो, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर मूव होता है. ओके, क्लास 11th में आपने स्टडी किया था. तो हायर टेम्परेचर से जब लोअर टेम्परेचर में ये मूव करेगा, नॉर्मल सी बात, अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? कम. और उसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे? 3 4 5 लेयर की स्वेटर पहन लेंगे. ठीक है, तो इस बॉडी को टेम्परेचर को रोकने के लिए. ठीक है, तो हम क्या करेगा? वो जो लेयर्स है वो क्या करेगी? इस टेम्परेचर को बाहर जाने से रोकेगी. तो ये होता है लो. इसी तरह क्या होता है? जैसे कोई भी अपने सर्किट बना दिया, ये बना दिया, बल्ब बना दिया. ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ये एक बैटरी लगा दी प्लस माइनस, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दी? एक की लगा दी, बीच में डॉट लगा दी. इट मीन्स की क्या है? ओपन है. और यहाँ पे मैंने एक लगा दिया एमीटर. एमीटर क्या मेजर करता है? करंट. एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, और एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से. ओके, इसको अपने क्या कर दिया? यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक सर्किट बना दिया.
जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो नॉर्मल सी बात, आप बताइए करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के कौन से टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल से चला करंट आई और किधर आ गया करंट, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ गया। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसका अपोजिट मूव करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से लेगा, नेगेटिव टर्मिनल से, कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल में। तो बैटरी का जो वी हुआ, बैटरी का जो वी, और वी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, वी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोल दिया, वोल्टेज बोल दी, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया, ठीक है, जैसे मर्जी आप इसको किसी भी नेम से इसको बुला सकते हैं। ओके, तो ये वी, इस वी का क्या काम हुआ सर, बैटरी की जो एनर्जी है ना वो एक काम कर रही है, वो काम कर रही है, डब्ल्यू कर रही है, वो काम कर रही है। काम क्या बोलते हैं, वर्क डन। क्या बोलते हैं, वर्क डन। किस पे काम कर रही है सर, वो इलेक्ट्रॉन पे काम कर रही है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन क्या अपने लिए, चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या अपने लिए, चार्ज। तो वर्क पर यूनिट इलेक्ट्रॉन या वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ ए बैटरी। तो वी का फॉर्मूला क्या बोला, W/Q। क्लास 10 में आपने स्टडी किया था, ठीक है, आपको रिमाइंड करवा दूँ। तो सिंपल से डेफिनेशन है W/Q, ये हो गया आपके पास वी की डेफिनेशन। तो आप बता सकते हैं भी 1 वोल्ट ऑफ एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो 1 वोल्ट ऑफ एनर्जी क्या होगी, जब 1 जूल वर्क होगा कितने में, 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए जितना वर्क होगा 1 जूल वर्क होगा, ऐसा कुछ हो रहा है। तो वहाँ पे क्या एनर्जी होगी, 1 वोल्ट ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। करंट आपको पता है बेटा 2 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है AC, अल्टरनेटिव करंट, एंड नंबर सेकंड होता है DC, दैट इज डायरेक्ट करंट। ओके, और ये आपको समझ में आ गया भी करंट हमेशा हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। और जो उसके बाद इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट था पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आपको क्या करना है, देखो बड़ा सिंपल सा काम है। अब देखो यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल कितना, सोचो मैं 1 वोल्ट लेके चल रहा हूँ, तो कुछ चार्जेस को मूव करेगा, कुछ करंट फ्लो होगा। जब 1 वोल्ट बैटरी की मान लो एनर्जी है, तो उस टाइम सोचो करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर। सोच कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, 1 एम्पियर काफ़ी ज़्यादा करंट होता है। फिर भी अपने एक बार न्यूमेरिकल डेटा के लिए, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं 1 एम्पियर करंट हो गया। नेक्स्ट अपने क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, बैटरी की एनर्जी को 2 वोल्ट करता हूँ। तो आपके हिसाब से करंट कितना हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि जैसे ही मैंने बैटरी की एनर्जी को इंक्रीज कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल पे बैटरी लेके जाएगी, तो उतने ज़्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I/NE, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा जाएंगे करंट भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बढ़िया अच्छे तरीके से फ्लो होगा। 3 वोल्ट कर दिया तो 3 एम्पियर, 4 वोल्ट कर दिया तो 4 एम्पियर, ऐसे करता 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 करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके, 0.1 कर लो, 0.2, 0.3, 0.4 एम्पियर, ऐसा कुछ करंट फ्लो होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला सर, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हुई वैसे वैसे करंट भी क्या हुआ, इंक्रीज। इट मीन्स दोनों के बीच में जो रिलेशन बना वो कौन सा बना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बना, और यही क्या है, ओम्स लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वोल्टेज। जब इसको अपने ने सोल्व किया, क्लास 10th में चल रहा है, अभी तक 12th क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। V इक्वल्स टू क्या है अपने पास, RI आया। आर को क्या बोलते हैं सर, आर तो रेजिस्टेंस है जी। आर को मैंने क्या बोला, आर इज ए रेजिस्टेंस ऑफ वायर या रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट, ठीक है। आर हो गया रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर और रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट हो गया। इसके बाद में क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। अब रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमें उस चीज़ का पता कर लेना चाहिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, इस चीज़ का पता करने के लिए हम क्या करें, इसके लिए थोड़ा सा क्या नेक्स्ट आगे टॉपिक है, उससे पहले जस्ट क्या भी ओम्स लॉ का ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ किस किस की चीज़ें बनाएंगे, I दैट इज करंट, और ये V हो गया बच्चे वोल्टेज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कौन सा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन तक इसका ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद मैंने ओम्स लॉ का सर्किट बनाया। ओम्स लॉ का सर्किट क्या, सर्किट डायग्राम यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की जो स्टडी है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या एक सर्किट डायग्राम है। उस डायग्राम को हम क्या करेंगे, रीड कर लेंगे, ठीक है। और सर्किट डायग्राम को रीड करके हम क्या करेंगे, वहाँ से बिल्कुल आसानी से अपने क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ा सा कैमरा सॉरी ये हिल चुका है, मैं इसको थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ। ओके, अभी सही है। तो ये आपका ओम्स लॉ का ग्राफ हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया ओम्स लॉ का। सर्किट डायग्राम आप बना सकते हैं बच्चे, सिंपल सा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको शो करना है,
ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे रियोस्टेट शो कर दोगे, ये रियोस्टेट होता है मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, अपने हिसाब से करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने। यहाँ पे अपने की लगा दी, ये बैटरी लगा दी, प्लस माइनस आपकी कॉपी में बना रहा है सेम डायग्राम, ठीक है। ये एमीटर हो गया प्लस माइनस, इसके अक्रॉस क्या कर सकते हैं कि अपने वोल्ट मीटर और लगा देंगे, ठीक है। जैसे इसकी एनर्जी बढ़ाएंगे उसका करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इन दोनों के बीच में बेटा आराम से ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद छोटे मोटे सिंबल्स कॉपी में आपके नोटबुक में शो किए गए हैं, छोटे मोटे सिंबल्स हैं, जैसे स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी। नॉर्मल सी बात है भाई, वी आई ग्राफ की जो स्लोप है, वी और आई ग्राफ की स्लोप, ये वी आई ग्राफ की स्लोप है बच्चे, ये जो वी आई ग्राफ की स्लोप है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस को। अब सर स्लोप क्या चीज़ और कैसे रिप्रेजेंट करती है, बड़ा अजीब सा काम है सर, समझ में नहीं आया। ओके, तो अब आप स्लोप समझ लो, स्लोप क्या चीज़ है, कैसे रिप्रेजेंट करती है बॉडी के इसके रेजिस्टेंस को, ठीक है। वी कुछ आर आई, आर का फॉर्मूला क्या बनता है बच्चे, वी बाई आई बनता है। हम क्या करते हैं, इसकी स्लोप मतलब इसका झुकाव हॉरिजॉन्टल के साथ कितना झुकाव है, इस ग्राफ का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना झुकाव है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं, एक लाइन लगाते हैं, और इसके साथ इस एंगल को अपने क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन लगाते हैं बच्चे। इस पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, 90 डिग्री का हो गया। तो अपने पास ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बन गया ए बी, और क्या बन गया बच्चे, सी ट्राइंगल बन गया। अब हमें पता है ये वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो ये तो होगी वोल्टेज वी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बेस किसका है बेटा, करंट का है ना, तो ये हमारे पास हो गया आई। हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये चीज़ क्या होती है बेटा, बेस, और ये चीज़ क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। हम वी हैव परपेंडिकुलर एंड बेस, तो हमें किस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए सर, हमें तो टेन थीटा को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेन थीटा को अप्लाई कर लेते हैं। जब हमने टेन थीटा को अप्लाई किया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना शायद इधर, हाँ जी। तो जैसे ही हमने यहाँ पे टेन थीटा को अप्लाई किया, टेन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, वी, और बेस क्या है, आई, और टेन थीटा और वी बाई आई क्या होता है, बाय ओम्स लॉ बोलो, वी बाई आई क्या होता है, वी बाई होता है आर, और टेन थीटा क्या होती है, स्लोप। टेन थीटा क्या बच्चे, स्लोप। किसकी स्लोप है सर, ये तो स्लोप ऑफ वी आई कर्व है, ये क्या है, स्लोप ऑफ वी आई कर्व। तो स्लोप ऑफ वी आई कर्व किसको शो करती है, आर। आर बोले तो ऐसे आपको स्लोप फाइंड करनी होती है, ठीक है। ये हो गया आपकी स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हो गया। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे ना इसको सिंपल सी बात है, थोड़ा सा देखो लेक्चर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप को दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक है। इसको समझने के जैसे कि एक्स टी ग्राफ है, पोजिशन टाइम ग्राफ, आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा 11th क्लास में ले चलता हूँ आपको। स्पीड अपॉन में टाइम, ये होती है आपकी वेलोसिटी, ओके। तो अब मैं एक बार ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ये देखो बेटा, ये पोजीशन है और ये हो गया आपके पास टाइम हो गया, ठीक है। ये मान लो कोई ऐसा कुछ ग्राफ है, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एक वापस से वही हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी मैंने, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा, और इधर से मैंने क्या कर दिया बच्चे, परपेंडिकुलर डाल दिया। सोच लो यहाँ पे बॉडी की पोजीशन क्या है, x1 है, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉडी की पोजीशन है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन क्या है बॉडी की, x2 है। तो बीच वाली जो डिस्टेंस रहेगी ये क्या बनेगी, x2 माइनस x1। देखो ये वाली पूरी x2 होगी ना, और ये वाली क्या होगी, x1। तो ये कितनी बचेगी, x2 माइनस x1, मतलब परपेंडिकुलर मिल गई हमें। अब मान लो यहाँ पे टाइम t1 था और इस x2 पोजीशन पे टाइम t2 था, तो ये वाली डिस्टेंस क्या बचेगी, t2 माइनस t1, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी, t2 माइनस t1। अब इसकी स्लोप निकाल लो, स्लोप क्या होगी, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 परपेंडिकुलर बाई t2 माइनस t1 बेस। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा x बाय डेल्टा t। डेल्टा x ओवर डेल्टा t क्या होता है, डेल्टा x ओवर डेल्टा t क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ये बन गया v, वेलोसिटी बन गया, ठीक है। या इसको अपनी वेलोसिटी लिख दो, और क्या लिख दो बेटा, इसको स्पीड लिख दो। टेन थीटा क्या होगी, स्लोप होगी। किसकी स्लोप होगी, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व। तो एक्स टी कर्व किसको शो करती है, वेलोसिटी। तो ऐसे अपने स्लोप निकालते हैं, ठीक है। अभी जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो देखो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसको शो करेगी, नॉर्मल सी बात है, फॉर्मूला देख के पता लग रहा है एक्सेलरेशन को शो करेगी, और आप करके भी देख सकते हैं। स्लोप ऑफ वीटी कर्व शोज एक्सेलरेशन। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। आप स्लोप के बारे में थोड़ी सी अपनों ने बात की, तो आपको क्या हो गया, स्लोप मेरे ख्याल से, आई होप आपको स्लोप समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, आपने 30-30 मिनट के लेक्चर बनाएंगे, 3-4 लेक्चर बना लेंगे 30-30 मिनट के, और उससे अपना काम चल जाएगा, अच्छा काम चल जाएगा, ठीक है।
जो नेक्स्ट है अभी, अब रेजिस्टेंस आ गया, ओम्स लॉ क्या था, वी इक्वल्स टू आर आई था ना, तो यहाँ से आर का फॉर्मूला बन गया वी ओवर आई। तो देखो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा तो नॉर्मल सी बात है करंट क्या होगा सर्किट के अंदर कम होगा। ये बताने की जरूरत नहीं है भी रेजिस्टेंस एक स्पीड ब्रेकर है, जैसे स्पीड ब्रेकर कार की स्पीड को कम करता है उसी तरीके से रेजिस्टेंस किसकी स्पीड को कम करेगा, करंट की स्पीड को क्या करेगा या करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जो चीज़ करंट को खाती है वो अल्टीमेटली क्या हो गया बेटा, रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस का सिंबल भी क्या होता है, लाइक स्पीड ब्रेकर, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। तो ये चीज़ें बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, रेजिस्टेंस को कम किया जाए। रेजिस्टेंस को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, रेजिस्टेंस के रीजंस को तो पता लगाओ, इसके फैक्टर तो पता लगाओ, रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस पे करता है। तो यहाँ से दो चीज़ें पता लगी, पूरा का पूरा 10th क्लास में है ये, ठीक है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब लेंथ के डायरेक्टली लेंथ ऑफ कंडक्टर है ना, जितने ज़्यादा उसकी लेंथ इंक्रीज करते जाओगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/A, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स एक तो वायर ये होगी और दूसरी वायर ये होगी। कौन सी वायर कितनी मोटी है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ज़्यादा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, ये स्मॉल है, तो ये ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों का जब उन्होंने कंबाइन किया तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। जब इसको हमने एक प्रोपोर्शनल साइन को उठाया था, आपको पता है ना, वैसे जब जैसे अपने प्रोपोर्शनल के साइन को उठाते हैं तो क्या आता है बेटा, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। और उस कांस्टेंट का फिर अपना नेम क्या दिया, आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। ये अपनों ने इस कांस्टेंट को क्या दिया, एक छोटा सा नेम दे दिया। और रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है बेटा, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर ज़्यादा रेजिस्टिविटी ज़्यादा, टेम्परेचर कम रेजिस्टिविटी कम। और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी किसके है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जिस मेटल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है, उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसमें भी कम करंट फ्लो होगा। तो ये था आपका क्लास 10th तक का काम, ठीक है। जो क्लास 12th, उसके बाद क्लास 10th में क्या था, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस भी था, जो आपका इस बार सिलेबस से कट चुका है। उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, अभी पता तो लगा लिया अभी, ठीक है, रेजिस्टेंस कम करने के फैक्टर क्या क्या है। तो उन्होंने कहा भी चलो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं, है ना। भी रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन भी क्या पता इनके कॉम्बिनेशन करने से कुछ रेजिस्टेंस और कम हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन फाइंड करने स्टार्ट कर दिए। ओके, तो उन्होंने दो तरीके से कॉम्बिनेशन किया। पहला कौन सा कॉम्बिनेशन किया, सीरीज। पहला कॉम्बिनेशन किया उन्होंने सीरीज। और जो नंबर सेकंड कॉम्बिनेशन था वो क्या था बच्चे, पैरेलल कॉम्बिनेशन था। आपके 10th क्लास में आपको अभी तक अच्छे तरीके से शायद याद होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन था जो आर एस, वो इसकी वैल्यू कितनी थी, R1 प्लस R2 प्लस R3। जो टोटल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आता था वो ऐड हो गया था, इसलिए हमारे काम का नहीं था ये, ठीक है। उसके बाद कौन सा पैरेलल रेजिस्टेंस था, 1/RP, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका आता था बेटा, पैरेलल रेजिस्टेंस आता था, ठीक है। तो पैरेलल रेजिस्टेंस क्या था, बहुत ही कम रेजिस्टेंस था, मतलब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था बहुत कम था। मान लो 3 रेजिस्टेंस है, तीनों क्या है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ओम रेजिस्टेंस की क्या है बेटा, यूनिट है ओम। इसको एक कैप की फॉर्म में शो करते हैं, ऐसे करके, ऐसे इसको शो करते हैं कैप की फॉर्म में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ओम की यूनिट होगी। अब हमें क्या करना है, इसको देखना है अगर इन तीनों को मैं सीरीज में जोड़ूँ तो क्या आंसर आएगा, 1 + 1 + 1 3 ओम आ गया ना। और इन तीनों को अगर मैं पैरेलल में जोड़ूँ तो 1/RP इक्वल्स टू 1/1 1/1 1/1। 3 इसका एलसीएम आ गया, सॉरी 1 इसका एलसीएम आ गया, 1 + 1 + 1 3 हो गया। तो 1/RP की वैल्यू 3 हुई, तो RP की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1/3। देखो इसका वैल्यू है 0.33 ओम। तो पैरेलल में जोड़ने से फायदा है या सीरीज में जोड़ने से फायदा, नॉर्मल सी बात है, हम इसको जब पैरेलल में जोड़ेंगे हमें तो ये फायदा मिलेगा। ओके, तो यहाँ तक का जो काम था ये जो था आपका 10th क्लास का काम था, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा, मैं इस लेक्चर को 20 मिनट का ही बना रहा हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर आपका बनाऊंगा, ठीक है, वो आपको लेक्चर नंबर 2 मिलेगा आपको, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रीजन क्या है, रेजिस्टेंस किस वजह से आता है, एक वायर के अंदर रेजिस्टेंस क्यों आता है, इसका क्या रीजन है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रीड करेंगे। उसके बाद में करेंगे अपने रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अब अपना आगे क्या करता जाएगा, चैप्टर चलता जाएगा। तो एक बार मैं इसी लेक्चर में इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। 30 मिनट तक अपने क्या कर लेंगे, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे, और आगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको भी अपने क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, ठीक है। जो रिलेशन रहेगा इसमें आ जाएगा, अदरवाइज अपने उसको नेक्स्ट में कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, तो नंबर फर्स्ट आपका आता है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। भी रेजिस्टेंस किस वजह से हुआ, तो देखो जब एक कंडक्टर को हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर है तो कंडक्टर का मतलब क्या, मैं देखो जैसे कंडक्टर बनाता हूँ रैंडमली,
ये मैंने क्या कर दिया, आपके हिसाब से एक वायर ही है, इसको आप क्या मानो, एक वायर एज्यूम मानो, ठीक है, वायर इसको एज्यूम करो, ठीक है। और वायर मान के आप क्या करोगे बेटा, इसको एक वायर मान लिया आपने, ठीक है। अब आप सोचोगे भाई इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस कैसे फ्लो हो रहा है, तो आपको पता है वायर है तो ये कंडक्टर भी है। अगर वायर कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर क्या सिस्टम होता है सर, कंडक्टर के अंदर तो ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ना रैंडम मोशन में होता है। ये मैं डॉट से इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ, देखो कोई इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन किधर ही है, कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए। तो जैसे मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हम पोटेंशियल, मतलब हम एनर्जी इसको देंगे, तो कोई तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, कोई किधर भागेगा, कोई किधर, कोई एकदम से किधर भाग रहा है ना। ये जो इनका रैंडम मोशन हुआ ना, इस रैंडम मोशन की वजह से इनके अंदर कोलिजन्स होता है, मतलब टक्करें होती है इनके अंदर। और जो टक्करें होगी ना, वो टक्करें किसकी फॉर्म में आएगी, वो टक्करें हीट की फॉर्म में आएगी। हीट मतलब गर्म, और वो गर्म ही क्या होता है, जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो वही क्या होता है, इसके रेजिस्टेंस का रीजन होता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। अगर सारे एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाए ना, हाँ कुछ टाइम बाद एक डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाता है, रेजिस्टेंस कम होता है, बट स्टार्टिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस का वजह यही रीजन होता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कमरा है और कमरे के अंदर मान लो 10-15 लोग हैं और उसके दो ही दरवाजे, कोई एक दरवाजा इधर है पॉजिटिव नेगेटिव वाला, एक नेगेटिव टर्मिनल वाला दरवाजा, ठीक है, और कोई दरवाजे नहीं है, फिर भी क्या करेंगे लोग प्लस और माइनस की तरफ नाम भागे। कई लोग होते हैं किधर आनन फानन में इधर उधर भाग जाते हैं अपने, मतलब जैसे भीड़ में भागते हैं ना, कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है, रास्ता होता है बट अपने को फिर भी पता नहीं होता, तो अपने रैंडमली मोशन करते हैं किधर तो रास्ता मिल जाए, ठीक है। तो यही मोशन की क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। तो आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी है उसका आप स्टडी कर सकते हैं। नोट्स में जो डेफिनेशन लिखी है, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड चार्ज ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अदर, दीज चार्जेस रेगुलरली कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज दर बाउंड चार्जेस, ठीक है, बाउंड ईच अदर, दिस कॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या बच्चे, टोटल लॉस ऑफ एनर्जी है, टोटल का टोटल क्या है, एनर्जी का ये लॉस है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब जैसे एकदम से मूव करते हैं ना ये चार्जेस, एकदम से मूव करते हैं तो इनमें एकदम से कुछ वेलोसिटी आती है, उस वेलोसिटी को हमने नेम दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हमने क्या नेम दे दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नेम दे दिया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज़ है उसे फाइंड करने के लिए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जिनकी एवरेज वेलोसिटी थी ना इनकी, वो अपने एज्यूम करते हैं 0। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो इनकी एवरेज जो इनकी वेलोसिटी थी, वो उस वेलोसिटी कितनी अपने एज्यूम करके चलते हैं, वो u इक्वल्स टू अपने 0 एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, जब हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इस चीज़ पे हमने, जैसे देखो ये प्लस माइनस, ठीक है, जब हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो इस पे फोर्स लगा, और एफ का फॉर्मूला क्या लगा, Q इंटू ई, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 आपको याद है ना, एफ इक्वल्स टू Q इंटू ई है, इस पे फोर्स लगा तो एफ का फॉर्मूला क्या बना, माइनस में ई इंटू ई। माइनस में ई क्यों लिखा, क्यू की जगह, क्योंकि सर ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, तो हमने क्या लिखा, माइनस में ई लिखा, ठीक है। जब ये मूव करेंगे तो यहाँ पे न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो लगेगा, और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए। उन पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा एफ इक्वल्स टू एम ए, तो लगता है मूवमेंट पे, और दूसरा लगेगा उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स। दोनों फोर्स ही है, इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा, आपस में इक्वल पुट कर देंगे, तो एम ए इज इक्वल्स टू माइनस में ई इंटू ई। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया माइनस में ई बाय एम, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन को हम नॉर्मली एवरेज एक्सेलरेशन अपने क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, इस पे न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो v का फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस 18 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ न्यूटन। तो v इक्वल्स टू u प्लस 18 लगा दिया, v की जगह मैंने क्या लगा दिया, vd, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और अब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने फाइंड कर रहे हैं। तो vd का फॉर्मूला लगाया बेटा, u की वैल्यू कितनी है, जीरो नहीं होता, ये 0 होता है, ठीक है, 0। आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी। तो 0 प्लस एक्सेलरेशन की फॉर्मूला लिख दिया, माइनस में ई बाय एम लिख दिया, और टी की जगह मैंने लिख दिया टॉक, टी की जगह मैंने लिख दिया TORQUE, टॉक। टॉक होता है यहाँ पे, टॉक का मैंने बोल रहा हूँ रिलैक्सेशन टाइम बोल रहा हूँ, आपको दिख रहा है स्क्रीन में, टॉक का बोल रहा हूँ मैं रिलैक्सेशन टाइम। जिस टाइम वो क्या हो गए, रिलैक्सेशन हो गई, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एकदम बाद में क्या होता है, वो रिलैक्स होते हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम हो गया टॉक, ठीक है। तो VD का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस में ई बाय एम इंटू में क्या लिखा है मैंने, टॉक। टाइम की जगह मैंने लिख दिया टॉक, आपको याद रखना पड़ेगा रिलैक्सेशन टाइम होता है, क्या होता है, टॉक होता है रिलैक्सेशन टाइम, ओके।
तो ये था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने ने क्या फाइंड कर लिया बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी अपने ने क्या कर लिया, इसको फाइंड कर लिया। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, बस इसके बाद फर्दर इसमें कैलकुलेशंस रहती है। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ये टॉपिक अपने पूरा करते हैं इसी के अंदर, इस लेक्चर के अंदर लेते हैं अपने। इस टॉपिक का नेम है रिलेशन बिटवीन वीडी एंड आई, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में हमें क्या करना है, इसमें रिलेशन फाइंड करना है। सोच लो अपने पास एक क्या है, एल लेंथ का, वापस से वही बात क्या करें अपने, एल लेंथ है इस कंडक्टर की। हमारे पास कोई कंडक्टर है जिस कंडक्टर की लेंथ क्या है, एल, और ये जो है दोनों साइड आप कह सकते हैं इसको, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे क्या कर चुका है, हमें मिल चुका है। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ आप नोट्स में देख सकते हैं, साथ साथ में कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस। नंबर डेंसिटी, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये देखो डेंसिटी D इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास की जगह क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज n अपॉन वॉल्यूम की जगह बेटा क्या रहेगा आपके पास, V ही रहेगा, ठीक है। तो ये होगी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोल सकते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोल दिया। अब देखो I का फॉर्मूला क्या था, डेफिनेशन से Q/T था। Q की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस में NE/T लिखना चाहिए। अब देखो यहाँ से कैपिटल N का फॉर्मूला क्या गया, स्मॉल n इंटू वी। कैपिटल N का फॉर्मूला क्या आ गया, स्मॉल n इंटू, थोड़ा सा जो स्पीड चल रहा है कोई बात नहीं, बट समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा, बी पॉजिटिव। थोड़ा धीरे बोल देते हैं, स्मॉल n इंटू वी। इस स्मॉल n इंटू वी को मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो I का फॉर्मूला आपके पास आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, NVE/T। ये आ गया आपका बेटा I का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब जो V है ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। ये तो छोटा सा फॉर्मूला आपको याद ही है। तो माइनस में N इंटू AL, वॉल्यूम को लिख दिया मैंने, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, AL इंटू E ओवर क्या हो गया, T हो गया, ठीक है। तो I का फॉर्मूला मैंने क्या लिख दिया, माइनस में NEAL/T, लेंथ अपॉन में टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, या फिर अपनों ने जो पीछे अपनी स्टडी किया था डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या होता है बेटा, स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो L/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो I का फॉर्मूला मैंने क्या लिख दिया, माइनस में NEAVD, ठीक है। तो ये हो गया करंट आपका I, और ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के अंदर जो रिलेशन था ये हमने फाइंड कर लिया, I इक्वल्स टू NEAVD, ठीक है। ये आ गया आपका रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के अंदर, ठीक है। ये जो रिलेशन बनाना आपका I, जो मैं लिख रहा हूँ रिलेशन को, I इज इक्वल्स टू माइनस में NEA। सर ये माइनस क्या बला है, माइनस किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो माइनस जो है ना बच्चे, माइनस कर रहा है इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट करते हैं वो करंट की अपोजिट साइड में ड्रिफ्ट करते हैं। नॉर्मल सी बात है, जैसे करंट अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो है, जैसे क्या होता है ये करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से क्या मूव होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। इसके बाद बड़ा सिंपल सा काम है, मतलब 3-4 छोटे छोटे इसके फर्दर आगे रिलेशंस आएंगे, ठीक है। उन रिलेशंस को हमें क्या करना है बेटा, स्टडी करना उन रिलेशंस को, ठीक है। तो वो रिलेशंस क्या है देख लेते हैं अपने, या आपने क्या करते हैं उस रिलेशंस को क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आज तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक का स्टडी कर लिया, और एक छोटा सा रिलेशन जो है वो अपने वो एक और देख सकते हैं इसी लेक्चर में, जो कि 1 मिनट का बनेगा। जैसे VD का फॉर्मूला था, क्या था, माइनस में E/M इंटू टॉक, याद है ना, ये रहा मैंने लिखा था VD का फॉर्मूला, माइनस में E/M इंटू टॉक। इन चीज़ों को याद करना, आपको ढंग से समझना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से जब इस फॉर्मूले में क्या करता हूँ, I वाले फॉर्मूले में VD की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो I का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, माइनस में NEA, और VD की जगह पुट कर दिया माइनस में E/M इंटू टॉक, माइनस है माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो I का फॉर्मूला बन गया NE²AE टॉक बाई M। तो ये I और टॉक में रिलेशन हो गया, ठीक है। तो हम हर तरीके का रिलेशन क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, E की वैल्यू क्या होती है बेटा, V/L होती है ना, V/D पढ़ा था आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट से। तो हमने I के फॉर्मूले में क्या पुट कर दिया, NE²A, E की जगह पुट कर दिया V/L अपॉन M पढ़ाई है। अब यहाँ पे क्या है, टॉक है, यहाँ पे क्या पढ़ा है, टॉक पढ़ा है, ठीक है। तो V का फॉर्मूला बाई ओम्स लॉ, V की जगह क्या पुट कर सकता हूँ बेटा, IR पुट कर सकता हूँ। तो I पढ़ा है इधर NE²A, I इंटू R टॉक बाय
ml। देखो I से I क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, I से I क्या कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास यहाँ से R का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो जो R का फॉर्मूला बनेगा वो इसको उल्टा कर दो, ml ओवर n ई स्क्वेयर ए टॉक, ये बन गया आपके पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। इस L ई ए टॉक की फॉर्म के अंदर हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। ओके, अब सिंपल सा है, R का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई ए होता है। तो R की जगह क्या पुट कर दोगे, रो L बाई ए पुट कर दो, मतलब आगे फर्दर आप फॉर्मूलाज निकालते जाओगे, ठीक है, वैल्यूज पुट करते जाओगे, ठीक है। तो L से L कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है इसके अंदर, A से A कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से आपके पास रो का फॉर्मूला बन गया, क्या बना, m n ई स्क्वायर टॉक बन गया, ठीक है। तो रो जो हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकला 1 में टॉक के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो किसके होता है, मैंने आपको बताया था बेटा, टेम्परेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करना है, फर्दर आपको स्टडी करनी है। जैसे लास्ट में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, रो का फॉर्मूला जो कि टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और आर टी जो है इसी का सेम टू सेम फॉर्मूला R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस चीज का मैं फर्दर आप इन दोनों के नोट्स आपको भेज दूंगा रिटर्न में, तो उन दोनों को आपको स्टडी करना है, ठीक है। यहाँ तक आज हमने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। तो नेक्स्ट अपने स्टडी करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का जो पॉइंट है वो है मोबिलिटी। जो नेक्स्ट लेक्चर में अपने स्टडी करेंगे वो लेक्चर किसका आएगा बच्चे, मोबिलिटी का लेक्चर आएगा। मोबिलिटी क्या होती है, तो हम मोबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास 12th, थैंक यू वेरी मच।